हम लेक्चर नंबर 2 क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ डिमांड का लेक्चर 2 कर रहे हैं। लेक्चर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने डिमांड के बारे में समझा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें पीएक्स, पीआर, वाईटी, ई आता है। यहां पर हमारा ये सारी एक्सप्लेनेशन के बाद वो फर्स्ट लेक्चर हमारा क्लोज हुआ था। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास लेक्चर नंबर 2 में, जहां पर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से डिमांड आपका आगे टू भी कंटिन्यू होगा। मैंने बताया एग्जाम में 6 मार्क्स के अराउंड पूछा जाता है ये चैप्टर। फैक्टर, ध्यान देना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मार्केट डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मार्केट डिमांड, इसको ये भी बोल सकता हूं मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ, ध्यान देना भाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। यानी कि हम ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखो बेटा अच्छे समझो, जितने लोग भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, मैं यहां रहता हूं या आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आपके घर के आसपास एक प्रॉपर बाजार लगता है जो आपकी जरूरत की चीजें आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आपके घर के हर सबके आसपास एक बाजार लगता है। उस पूरे बाजार में, उस पूरे ओवरऑल बाजार के अंदर कस्टमर डिमांड ज्यादा कर रहा है या कम, उस पूरी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, वो किन फैक्टर पे डिपेंड्स करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मार्केट डिमांड का मतलब ये होता है कि पूरा बाजार है, उसके अंदर डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत आराम से मेरी बात को सुनेंगे आप। लिखने का तरीका होता है DMKD। डी का मतलब डिमांड होता है, एमकेडी का मतलब होता है मार्केट डिमांड। एमकेडी का मतलब होता है बेटा मार्केट डिमांड। एफ का मतलब होता है फैक्टर, एफ का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है, देखो कल मैंने आपको इंडिविजुअल डिमांड समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, वहां पर आता है पीएक्स, पीआर, वाई, टीई, ये 5 इंडिविजुअल वाले। सर अभी क्यों लिख रहे हो इसको दोबारा, आप तो अपने मार्केट के पढ़ रहे हैं बेटा, ये पांचों रहेंगे इसमें। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी क्यों रहेंगे। हमें 2 नए फैक्टर पढ़ने हैं मार्केट के लिए, एक है एन और एक है वाईडी। एक है एन और एक है वाईडी, 2 नए पढ़ने हैं। प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स को बोला जाता है अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट। सर ये तो आपने कल भी बताया था, और सर इसको सेट्रेस पैरिबस भी बोलते हैं, यहां से एमसीक्यू आता है। सर आपने ये भी बताया था कल, सेट्रेस पैरिबस। ठीक है, अब मेरी बात को प्लीज बहुत अच्छे से सुनेंगे। देखो बेटा, इंडिविजुअल वाले मार्केट में क्यों है, जस्ट डीपली इमेजिन कि सूरज सर की इंडिविजुअली इनकम बढ़ रही है, तो सूरज सर इंडिविजुअली डिमांड क्या करेंगे, सर बढ़ाएंगे, लेकिन खरीदने कहां जाएंगे, मार्केट में। ठीक है, आप हो बेटा, आपकी इंडिविजुअली डिमांड, आपने इंडिविजुअली, आपके टेस्ट में बहुत चेंज हो रहा है, फेवरेबल चेंज हो रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदना क्या करोगे, इंडिविजुअली, सर ज्यादा करूंगा। खरीदने कहां जाओगे, मार्केट में। तो बेटा आप, मैं, हम सब इंडिविजुअली तो मार्केट बनाते हैं, तो अगर हमारे इंडिविजुअल की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे बस समझ में। तो इस प्रकार से एक मिनट बेटा, बस पानी पी लूं मैं, शायद कुछ हो गया था। चलिए, तो इंडिविजुअल ही मार्केट की डिमांड बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो कल वाले इंडिविजुअल फैक्टर थे वो आज भी रिपीट करे मार्केट में। तो कर सर इसको दोबारा एक्सप्लेन करोगे, अरे क्यों करेंगे भाई, कल कर चुके हैं, ये काफी है। आज सिर्फ ये 2 नए सीखे जाएंगे, एन और वाईडी। मार्केट डिमांड का मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट डिमांड, कि जो ओवरऑल मार्केट है उसमें डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एन का मतलब है पहला, बेटा ध्यान से देखना, प्राइस ऑफ साइज ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब आप सबको पता है आबादी, पॉपुलेशन का मतलब आप सबको पता है आबादी। अब आप जिस मार्केट की बात कर रहे हैं या आपके घर के आसपास जो मार्केट है, उस मार्केट के अंदर अगर आबादी बढ़ रही है, इट मींस पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बेटा नंबर ऑफ बायर्स क्या होंगे, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सर बढ़ेंगे, तो मार्केट में डिमांड्स भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि बायर्स बढ़ गए पॉपुलेशन बढ़ने से, तो डिमांड भी बढ़ेगी ओवरऑल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीज देन मार्केट डिमांड आल्सो इंक्रीज बिकॉज़ नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीजेस इन द मार्केट। बहुत सिंपल कांसेप्ट है, तो सिंपली लिखते हैं पहले इसको। व्हेन दी, जो सॉल्यूशन लिखना है हमें, व्हेन दी पॉपुलेशन यानी कि आबादी
increases, then market demand also increases because number of buyers increase in the market, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए मार्केट के अंदर, एंड वाइसा वर्सा, अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो नंबर ऑफ बायर्स कम हो जाएंगे एंड मार्केट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इज इट गुड? अब बेटा मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से सुनेंगे। इसमें एक चीज और बतानी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। सर इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन को हम कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जेंडर, बेसिकली यह जेंडर की बात होगी, मेल एंड फीमेल, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर मान लो मार्केट में मेल पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत अच्छे से सोचिए, अगर मार्केट में मेल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बेटा उन्हीं चीजों की डिमांड बढ़ेगी जो मेल कंज्यूमिंग है, ठीक है। और अगर फीमेल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उन्हीं चीजों की डिमांड बढ़ेगी जो फीमेल कंज्यूमिंग है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हम किसी भी मार्केट की बात कर रहे हैं, आप जहां भी रह रहे हैं, उस मार्केट के अंदर, उस बाजार के अंदर आपके पापा का एक साड़ियों का शोरूम चलता है, आपके फादर साहब का एक साड़ियों का शोरूम चलता है। आपके फादर बहुत परेशान है कि बेटा देखियो मार्केट में पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है लेकिन मेरा साड़ियों का सेल्स नहीं बढ़ रहा, मेरे साड़ियों को डिमांड नहीं बढ़ रहा, पब्लिक खरीदने नहीं आ रहा मेरा साड़ी, समझो थोड़ा। तो आप अपने फादर को समझाएंगे कि पापा आप पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का, क्योंकि जो आबादी तो बढ़ रही है, नंबर ऑफ बायर्स तो बढ़ रहे हैं, पर वो मेल है और हमारा प्रोडक्ट फीमेल है, तो हमारी डिमांड नहीं बढ़ रही है। तो ये भी है, हमेशा पॉपुलेशन बढ़ेगी मार्केट डिमांड बढ़ेगी ऐसा जरूरी नहीं है। देखो साड़ी के केस में क्या हुआ, पॉपुलेशन तो बढ़ा लेकिन आपका साड़ियों का डिमांड नहीं बढ़ा, तो जेंडर का प्रभाव भी पड़ता है। तो बुक में एक ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, क्या ऑलवेज पॉपुलेशन बढ़ने से मार्केट डिमांड बढ़ेगा? तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जेंडर का इफेक्ट भी आता है। तो ध्यान से समझेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्लिक करके मैं इसको ये भी बोल सकता हूं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड। इसका मतलब होता है, इट मीन्स if male population increase, अगर मेल की बढ़ रही है, if male population increase, then market demand increases for those goods which are used by male, ठीक है। Then market demand increases for those goods which are used by male and vice versa। अगर फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उन्हीं चीजों की बढ़ेगी जो फीमेल कंज्यूमिंग है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मार्केट डिमांड, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। सेकंड देखो यहां पर लिखा हुआ है मैंने YD, Y से इनकम होता है, D से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, Y से इनकम होता है, D से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको भी समझेंगे। चलिए, Y से इनकम होता है, D से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसको समझते हैं कि ये कैसे इफेक्ट करता है। YD का मतलब है बेटा यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो इसको मैं आपको बहुत बेटा, देखो मैं आप 11th के बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हो, अभी जस्ट आप 10th पास आउट कर आए हो, कॉमर्स फील्ड में एंट्री कर रहे हो, या आर्ट्स का बच्चा भी होता है कई बार इकोनॉमिक्स में, तो बहुत पोलाइटली चल रहा है कि आपको एक इमेजिनेशन क्रिएट हो आपके दिमाग के अंदर, आपके आसपास की चीजें आप ऑब्जर्व करके सीखे इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बांटना। किसको बांटना? इनकम को। देखो एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, बहुत ही छोटी सी बात बेटा,
हर 1 से 10 तारीख के बीच में आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, आपका एक क्लासरूम है, उसमें 30-35 बच्चे हैं, आप सब दोस्त हो आपस में, आपका एक ग्रुप है, सबके घर में 1 से 10 तारीख के बीच में इकोनॉमी से निकलकर एक इनकम आती है। अगर किसी के फादर बिजनेस मैन है या जॉब ओरिएंटेड है तो सब 1 से 10 तारीख के बीच में मेनली कलेक्शन करके इतना आया हमारे घर में। तो आप मुझे ये बताइए कि आप अगर 10 दोस्त भी हैं, क्या 10 के घर की सैलरी सेम है? बच्चा बोलता है नहीं। इतना बहुत कॉमन सेंस है। सर इसके पापा तो 1 लाख रुपए कमाते हैं महीने के, सर इसके पापा तो 20,000 कमाते हैं, सर इसके पापा तो 2 लाख कमाते हैं। अनइक्वल है, ठीक है। अब सिचुएशन को इमेजिन करो कि रियल वर्ल्ड में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हर किसी के घर में, वो बेटा अनइक्वल है। इट इज ओके, रियल वर्ल्ड में अनइक्वल है, कभी इक्वल हो भी नहीं सकता। पर हम एक मान के चलते हैं कि अगर इक्वल हो जाए तो उससे मार्केट डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मानिए लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लीजिए ए और बी 2 पर्सन है, ठीक है। ए कमा रहा है, ए की इनकम है 1 लाख रुपए, बी की इनकम भी है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है इस केस में? इक्वल। हालांकि ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है। अब ए खर्च करता है, महीने की डिमांड करता है 40,000 रुपए की चीजों की, बी भी करता है मान लो 40,000 रुपए की चीजों की। अब मार्केट डिमांड कितनी हो गई टोटल बेटा? 80,000। मार्केट डिमांड कितनी हो गई? 80,000 की। मार्केट से टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितने की बिक गई? 80,000 रुपए की। अब केस नंबर 2, ये है रियल दुनिया हमारे देश की। हमारे देश की क्या पूरी दुनिया ऐसी है? अनइक्वल है। ए कमा रहा है 1 लाख रुपए महीना, बी कमा रहा है बेचारा सिर्फ 10,000 रुपए महीना। ए खर्च कर रहा है 40,000 रुपए महीना, ये खर्च कर रहा है 5,000 रुपए, क्योंकि इसके पास इतना पैसा ही नहीं है। दिस इज द रियल वर्ल्ड। अब टोटल डिमांड कितनी हुई मार्केट से? सर 45,000 की। कॉमन सेंस। तो आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपके पास भी पैसा है, मेरे पास भी पैसा है, आपके फ्रेंड्स के पास भी पैसा है, तो ओवरऑल मार्केट डिमांड बढ़ती है। अनइक्वल के केस में एक पार्टी के पास पैसा है और दूसरी पार्टी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो एक खरीद सकता है, एक नहीं खरीद सकता, मार्केट डिमांड कम होती है। तो इससे मार्केट पे इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखो समझते हैं, व्हेन द इनकम, प्लीज ध्यान देना, व्हेन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन is equal, then market demand, when the income distribution is equal, then market demand increases and vice versa। नीचे मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। डिमांड के अंदर अभी तक हमने बेटा बहुत अच्छे से समझना, डिमांड के अंदर अभी तक मैंने आपको वो समझा दिए, पूरे डिटरमिनेंट समझा दिए, इंडिविजुअल के भी समझा दिए, मार्केट के भी समझा दिए, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल पर है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये रिकॉल करवा रहा हूं मैं कि डिमांड कब जो होता है वो जनरली डाउनवर्ड होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, तो डिमांड कर्व इज जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग। इज इट गुड? चलिए, टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बहुत ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन के साथ। ओवर करके इसको ये भी बोलते हैं मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। बेटा एक चीज बताओगे, सोच समझ के बता दोगे? कल से काफी देर से क्लासेस चल रही है। किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड क्या होता है? ज्यादा। और प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड क्या होता है? कम। सर ये तो कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें नया गया है। आप देखो सीन समझते हैं क्या है पूरा। ये हेडिंग लिखी हुई है ऊपर, ध्यान से देखना हेडिंग को, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं, वो मैं बता दूंगा अभी। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसको कॉन्ट्रैक्शन ही बोलते हैं फिलहाल के लिए।
एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, अब मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनेंगे, कैसे सीखना है इसको। सबसे पहले हमें यहां पर एक डिमांड कर्व बनाएंगे, जिसकी प्रैक्टिस आपको लेक्चर 1 में करवाई गई है। मैंने आपको बोला था लेक्चर 1 में यहां प्राइस रहेगा, यहां क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। डिमांड कर्व इज जनरली स्लोप्स डाउनवर्ड समथिंग लाइक दिस। या सर, इज इट गुड? ओके, इज इट गुड? इधर भी एक ग्राफ बनाएंगे, जहां आपका डिस्कंफर्ट लेवल हो प्लीज मेरे को बताइएगा। यहां प्राइस रहेगा हमेशा डिमांड कर्व में। अगर आप सारे लेक्चर्स प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी, यहां भी एक सिचुएशन बना दी बेटा। ये देखो, ध्यान से पढ़ो, ओपी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी है, समथिंग लाइक दिस। नॉर्मल बना के छोड़ा हुआ है सिचुएशन को, कार्यक्रम तो अब करने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मल ओपी प्राइस है और डिमांड ओक्यू है। इधर भी इस वाले ग्राफ में भी कॉन्ट्रैक्शन में ओपी प्राइस है और ये इतनी डिमांड है। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से देखो बेटा। हेडिंग पर क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंशन। सर एक्सटेंशन मतलब तो बढ़ना होता है, हमें पता है। सर एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? बढ़ना। अब पढ़ आगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। किसको बढ़ाने को बोल रहा है? डिमांड। डिमांड को एक्सटेंड कर दे, मतलब डिमांड को बढ़ा दे। तो बेटा ध्यान से देख डायग्राम को, क्वांटिटी को बढ़ा दे, डिमांड को बढ़ा दे, बोल रहा है वो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड को बढ़ा दे तो डिमांड को लेके आगे जाएगा, पीछे आएगा? सर आगे जाऊंगा। डिमांड कौन से एक्सिस पे दिखाई दे रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो क्वांटिटी को लेके तू आगे चले जा भाई। ये ले, क्वांटिटी को एक्सटेंड कर दिया, क्वांटिटी को लेके आगे गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये हिट हुआ डिमांड कर्व पे, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। प्राइस पहले के मुकाबले क्या होती हुई दिखाई दी है? कम। क्वांटिटी पहले के मुकाबले क्या होती हुई दिखाई दी है? एक्सटेंड। पॉइंट ए से बी को मूव हो गया। दिस इज द कॉल्ड, ये ग्राफ बन गया हमारा एक्सटेंशन का। इसीलिए हेडिंग का दूसरा नाम ऊपर पड़ा हुआ है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। पॉइंट ए से बी की ओर मूव हो गया, डाउनवर्ड मूव हो गया नीचे की ओर। बेटा देखो, कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल डिमांड का बना के छोड़ा हुआ है। टॉपिक का नाम था एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड को एक्सटेंड कर दो। तो जो क्यू था उसको आगे पुश कर दिया और क्लियरली दिख रहा है प्राइस कम हुआ है, इसलिए मैंने ब्लू रंग यूज करा है, 2 कलर यूज करे। प्राइस कम हुआ है, डिमांड एक्सटेंड हुआ है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ग्राफ बन चुका है। अब हम इसका डेफिनेशन बनाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का क्या बनाएंगे? डेफिनेशन। सर कैसे बनेगा? देखो डायग्राम को ध्यान से देखो। ये जो एक्सटेंशन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? सर प्राइस कम हुआ है इसलिए हुआ है, दिख रहा है क्लियरली, प्राइस कम हुआ है। अदर थिंग्स में कोई चेंज नहीं हुआ, इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, टेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस कम हुई है, नीचे गया है वो ब्लू से, और देन डिमांड बढ़ी है। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ठीक है, तो अदर थिंग्स कीपिंग क्या रहे हैं यहाँ पर? सर कांस्टेंट। अदर थिंग्स में क्या आता है? आज भी बताया, कल भी बताया था। पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, उनमें कोई एक्सपेक्टेशन, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ प्राइस कम हुई है इसलिए डिमांड बढ़ी है। तो हमारी डेफिनेशन में पहली लाइन मेंशन होगी कि भाई देखो, अदर थिंग्स टू बी क्या रहा है बेटा? कांस्टेंट। अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, डायग्राम देखिए ध्यान से, व्हेन द price of a commodity falls, clearly दिख रहा है कम हुआ, then quantity demanded rises called, इस सिचुएशन को क्या कॉल्ड कर रहे हैं? एक्सटेंशन, या फिर इसका एक और नाम होता है बेटा एक्सटेंशन या एक्सपेंशन भी बोलते हैं, सेम मीनिंग, बढ़ाना, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्टली इसको समझा, डायग्राम बना, डेफिनेशन आपको समझ में आई, बनाने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बेटा ये जो डायग्राम है इससे रिलेटेड देखो, एमसीक्यू में नीचे ही बना रहा हूं नोट्स में। पॉइंट ए से बी को गया है, ध्यान से देखो डायग्राम, पॉइंट ए से कहां गया है? बी की ओर तरफ गया है। ए से बी गया है तो अपवर्ड मूवमेंट हुई है या डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है? सर डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है, पॉइंट ए से बी की ओर, नीचे की ओर गया है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट
does the cause of what does the cause of downward movement along the demand curve। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या कॉज है इसका। क्यों, कॉज मतलब कारण। तो सॉल्यूशन सिंपल है, क्योंकि प्राइस क्या हुई है प्रोडक्ट की, कम। अदर थिंग्स कीपिंग तो क्या है, कांस्टेंट। सिर्फ प्राइस कम हुई है इसलिए डिमांड ज्यादा हुई है, और पॉइंट ए से बी को मूव हुआ है जो हमने डायग्राम में। तो सॉल्यूशन में हम मेंशन करेंगे, ये है भाई, ये रीजन है, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी फॉल्स। ठीक है, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी फॉल्स, इसलिए होता है। ठीक, चलिए अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं बेटा। दूसरी वाली साइड को समझेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम है बेटा जिसका? कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? कम होना, सिकुड़ना, कम होना। किसको कम करने को बोल रहे हैं बेटा? डिमांड। नाम में ही मीनिंग है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड को कम करो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड को कम करो। अच्छा, डिमांड को कम करना है तो बेटा ये जो क्यू है जो बना रखा है हमने, क्यू जो बन रखा है वैसे, इस क्यू को लेके आगे जाना है या पीछे जाना है? सर पीछे जाना है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना होता है, तो डिमांड को पीछे करो। लो भाई, डिमांड को पीछे करा, ये गया, ये गया, ये गया, ये हिट हुआ कर्व में। प्राइस पहले के मुकाबले बेटा क्या होती हुई दिखी है? बढ़ती हुई। प्राइस पहले के मुकाबले बेटा क्या होती हुई दिखी है? बढ़ती हुई। ए से बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। सर पॉइंट ए से बी को हुआ है तो इस बार अपवर्ड मूवमेंट हुई है। इज इट गुड? इस बार अपवर्ड मूवमेंट हुई है। अब जब हम डेफिनेशन बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो डेफिनेशन बनाते हुए अदर थिंग्स कीपिंग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्योंकि टेस्ट, इनकम, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। इस केस में, कॉन्ट्रैक्शन के केस में प्राइस बढ़ा है इसलिए डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कम हुआ है। तो हमारा पहला लाइन होगा अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट when the price of a commodity rises, then quantity demanded falls। कॉल्ड करेंगे ऐसी सिचुएशन को contraction of demand। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को कॉल करेंगे contraction of demand। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो मूवमेंट हुई है ए से बी की ओर, ऊपर की ओर हुई है इस बार कॉन्ट्रैक्शन के केस में, जो ऑटोमेटिकली बना है। तो इस बार हमारा एमसीक्यू टैकल होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, व्हाट डज द cause of upward movement है ये अपवर्ड। चलो एक बार इरेज करके लिख लेते हैं, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ऊपर की ओर मूवमेंट हुआ है, अपवर्ड मूवमेंट along the डिमांड कर्व। तो इसका रिप्लाई है बेटा, क्यों हुआ है अपवर्ड मूवमेंट? क्योंकि इस बार प्राइस राइज हुई है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस, क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस। ठीक है, इतने के बाद बहुत आराम से समझना है बेटा। इतने के बाद चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उन्होंने एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है। देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के दो पार्ट है, एक का नाम एक्सटेंशन है, एक का नाम कॉन्ट्रैक्शन है। एक का नाम एक्सटेंशन है, एक का नाम कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, इन दोनों के होने में कौन सा फैक्टर ने रोल प्ले करा है? सर प्राइस।
एक में प्राइस कम हुआ इसलिए एक्सटेंशन हुआ, एक में प्राइस ज्यादा हुआ इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक में कम एक में ज्यादा। प्राइस ने रोल प्ले करा है सर, और किस फैक्टर ने तो रोल प्ले करा ही नहीं, क्योंकि बाकी फैक्टर तो रिमेनिंग कांस्टेंट है। क्लियरली मेंशन कर रखा आपने, ग्राफ क्लियरली दिखा रहा है, एक में प्राइस कम हो रहा है इसलिए एक्सटेंड हो रहा है, एक में प्राइस ज्यादा हो रहा है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो ऊपर बोल्ड हेडिंग लिखी है जिसके दोनों पार्ट नीचे पढ़ाए गए हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के होने का रीजन क्या होता है जो हो रखा है नीचे, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया टॉपिक। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए आज के इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन है थोड़ा सा अच्छे लेवल पर है, तो आप अच्छे से इसको करेंगे, इसलिए हम छोटी क्लास रख रहे हैं आज, लेक्चर को छोटा रख रहे हैं ताकि आप इतना करके रखें, फिर जब हम नेक्स्ट में मिलेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे तो भी कंटिन्यू करेंगे बेटा। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़े इकोनॉमिक्स को, और इतनी मेहनत करनी है कि इकोनॉमिक्स में आराम से हम 95 स्कोर कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।